गया के एक छोटे से गांव में रक्षिता नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। अपना गुजारा करने के लिए रक्षिता एक बहुत बड़े घर में नौकरानी का काम करती थी। नौकरानी का काम के साथ साथ रक्षिता ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी, लेकिन कॉलेज में एडमिशन के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाती है। जब भी रक्षिता दूसरे बच्चों को कॉलेज जाते हुए देखती थी तो उसे अपनी किस्मत पर बहुत रोना आता था। एक दिन रक्षिता सो रही थी, तभी सपने में उसकी मरी हुई नानी की आत्मा आती है और उससे कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे पता है तू अकेले बहुत दुख झेल रही है, लेकिन अब तेरे सारे दुख खत्म होने वाले हैं। आज मैं तुझे एक राज की बात बताने वाली हूँ जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया था। तू झोपड़ी के पीछे वाली जमीन की खुदाई कर, वहाँ तुझे बहुत सारा खजाना मिलेगा। तभी अचानक रक्षिता की नींद खुल जाती है। अरे ये क्या, सपने में नानी मेरे से किसी खजाने की बात कर रही थी। अब मैं क्या करूं? उस दिन रात को रक्षिता को नींद नहीं आती है और अगली सुबह वो ये बात अपने दोस्त को बताती है। संजना, कल रात को मेरे सपने में मेरी नानी आई थी और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी झोपड़ी के पीछे खुदाई करने पर मुझे ढेर सारा खजाना मिलेगा। अच्छा, एक बार अपनी झोपड़ी के पीछे खुदाई करके देख, क्या पता तेरी नानी की बात सच हो जाए। संजना की बात मानकर रक्षिता अपने घर जाती है और झोपड़ी के पीछे खुदाई करने लगती है। बहुत देर तक खुदाई करने के बाद रक्षिता को एक बॉक्स मिलता है। रक्षिता जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है, उसे उसके अंदर बहुत सारा सोने का सिक्का और सोने का हार मिलता है। ये सब देखकर रक्षिता हैरान रह जाती है। अरे वाह, इसका मतलब सपने में नानी ने मुझसे बिल्कुल सही कहा था। अब मुझे कभी भी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी और मैं बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी ले सकूंगी। धीरे धीरे ये बात गांव के सभी लोगों को पता चल जाती है और गांव के कुछ गरीब लोग रक्षिता के घर पर आ जाते हैं। बेटी, मैंने सुना है तुम्हें बहुत सारा खजाना मिला है, इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आई हूँ। लेकिन आपको मेरे से क्या मदद चाहिए? मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब रहती है, इसलिए मैं उसका इलाज एक अच्छे अस्पताल में करवाना चाहती हूँ। इस दुनिया में मेरे बेटे के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं उसको इतनी जल्दी खोना नहीं चाहती हूँ। कृपया करके मेरी मदद करो। ठीक है आंटी, मैं अभी आपको कुछ सोने के सिक्के देती हूँ। उन्हें बेचकर आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद आप अपने बेटे का इलाज बहुत अच्छे से अस्पताल में करवा लेना। इतना बोलकर रक्षिता उस गरीब औरत को कुछ सोने के सिक्के देती है। तभी भीड़ से निकलकर एक बूढ़ी महिला रक्षिता के पास आती है और उससे कहती है, बेटी, मेरी दुष्ट बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं एक छोटा सा घर बनाकर चैन से रह सकती हूँ। हाँ हाँ अम्मा, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। ये लीजिए, आप भी सोने के सिक्के ले लीजिए। इस तरह एक एक करके रक्षिता वहाँ मौजूद सभी लोगों की मदद करती है। तभी गांव की मुखिया की बेटी कृतिका अपने कुछ बॉडीगार्ड के साथ वहाँ आ जाती है और रक्षिता से कहती है, सुन लड़की, मुझे अभी अभी पता चला है कि तुझे जमीन के अंदर से एक खजाना मिला है। हाँ, मुझे अपने घर के पीछे खुदाई करने पर बहुत सारा खजाना मिला है। अभी के अभी ये सारा खजाना मुझे दे दे। कृतिका, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? खजाना तो मेरा है, फिर तुम उसे क्यों ले जाना चाहती हो? मैं तेरी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। मुझे बस खजाना चाहिए। जल्दी से खजाना दे, वरना मैं तुझे जेल में बंद करवा दूंगी। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। ये मेरा खजाना है, मैं आपको नहीं दूंगी। अंदर जाओ और खजाने का बॉक्स लेकर आओ। कृतिका के कहने पर उसके बॉडीगार्ड अंदर जाते हैं और खजाने का बॉक्स लेकर आ जाते हैं। बॉडीगार्ड खजाने का बॉक्स कृतिका के पास रख देते हैं। उसके बाद कृतिका अपने बॉडीगार्ड से कहती है, अभी इस लड़की ने जिस जिसको सोने के सिक्के दिए हैं, उन सब से सोने के सिक्के छीन लो। नहीं नहीं बेटी, बड़ी मुश्किल से हम सभी को एक उम्मीद की किरण नजर आई थी। कृपया करके तुम हमसे सोने के सिक्के मत लीजिए। हाँ बेटी, हम पर तरस खाकर तुम हमसे सोने के सिक्के मत लीजिए।
तुम सब बेकार की बातें मत करो। मैंने कह दिया ना कि मुझे सोने के सिक्के चाहिए, तो सीधी तरह से सोने के सिक्के यहाँ रख जाओ, वरना मेरे बॉडीगार्ड तुम सबसे जबरदस्ती छीन लेंगे। कृतिका के डर से सभी गरीब लोग सोने के सिक्के कृतिका को दे देते हैं। इस तरह एक एक करके कृतिका सबसे सोने के सिक्के ले लेती है। कृतिका पर रक्षिता और गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो सभी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी रक्षिता की दोस्त संजना आती है और वो उसके कान में कहती है, तो चिंता मत कर रक्षिता, इस कृतिका को सबक सिखाने का मेरे पास बहुत बढ़िया तरीका है। कृतिका संजना की बात सुन लेती है और गुस्से से कहती है, क्या कहा तूने? तू मुझे सबक सिखाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? अगर मैंने एक बार अपने पापा से कह दिया ना, तो वो तुझे और तेरे परिवार को गांव से धक्के मारकर निकाल देंगे। अच्छा, तो ये बात है। रुक जा, मुखिया की घमंडी बेटी, अब तेरी खैर नहीं। दरअसल संजना एक बहुत बड़ी जादूगरनी को जानती थी। वो जादूगरनी बादलों के बीच एक कप के घर में रहती थी। संजना अपनी दोनों आंखें बंद करती है और जादूगरनी को याद करती है। तभी जादूगरनी का कप का घर वहाँ आसमान में सबके सामने प्रकट हो जाता है। गांव वाले आसमान का ये नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी उस जादुई कप के घर से जादूगरनी बाहर निकलती है और संजना के पास आ जाती है। संजना, तुमने मुझे याद किया, बताओ तुम्हें क्या काम है? जादूगरनी जी, ये मेरी दोस्त रक्षिता है और इसको खुदाई करने पर अपनी झोपड़ी के पीछे खजाने का बॉक्स मिला था। आज ही मुखिया की बेटी रक्षिता से उसके खजाने का बॉक्स जबरदस्ती लेने आई है। इस तरह संजना जादूगरनी को सारी बात बताती है। तभी कृतिका कहती है, अच्छा, तो तूने मदद के लिए इस जादूगरनी को बुलाया है? मैं इन जैसे जादूगरनी से नहीं डरती हूँ। मेरे बॉडीगार्ड अभी इसे मौत के घाट उतार देंगे। चुप कर जा घमंडी लड़की, सच में तुझे सबक सिखाना जरूरी है। उसके बाद जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। तभी बादलों में मौजूद कप के घर से गरम गरम पानी निकलता है। गरम गरम पानी कृतिका और उसके बॉडीगार्ड के ऊपर गिरने लगते हैं। हाय, मैं तो मर गई। अचानक गरम पानी मेरे ऊपर कैसे गिरने लगा? अरे कोई बचाओ मुझे। देखते ही देखते कृतिका के सारे बाल टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं और वो गंजी हो जाती है। साथ ही कृतिका दिखने में बहुत काली और बदसूरत हो जाती है। कृतिका के बॉडीगार्ड डरकर वहाँ से भाग निकलते हैं। क्यों घमंडी लड़की, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। बोल, अब तेरा क्या कहना है? मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आज के बाद मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगी। इतना बोलकर कृतिका वहाँ से भाग जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। कृतिका खजाने की मदद से धीरे धीरे बहुत अमीर हो जाती है और गरीब लोगों की भी मदद करती है। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में 3 बहनें पूनम, संध्या और वर्षा, तीनों बहनें अपनी माँ कलावती के साथ रहती थी। तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन वह हमेशा दस्ताने पहने रखती थी। वह किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकती थी। अगर पूनम किसी चीज को हाथ लगाती तो वह चीज बर्फ की बन जाती, और संध्या अगर किसी चीज को हाथ लगाती तो उस चीज में आग लग जाती, और वर्षा अगर किसी चीज को हाथ लगाती तो मानो जैसे धरती पर भूकंप आ गया हो, सब चीजें बुरी तरह से हिलने लग जाती। इसलिए तीनों बहनें भूल कर भी अपने दस्ताने नहीं उतारती थी। आज तीनों बहनों का कॉलेज में पहला दिन था। तभी तीनों बहनों की माँ कलावती तीनों से कहती है, मेरी प्यारी बच्चियों, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, फिर भी मैं तुम्हें बताती हूँ, भूल कर भी कॉलेज में अपने दस्ताने मत उतारना। चाहे कोई तुम्हारे दस्तानों का कितना भी मजाक क्यों न उड़ाए, लेकिन तुम्हें दस्ताने नहीं उतारने। माँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम साधारण सी तो लड़की हैं, फिर हमारे पास ये है शक्तियाँ क्यों हैं? आज तक आपने हमें इसके बारे में नहीं बताया, आज तो आपको हमें बताना ही होगा। ठीक है बेटा, यह बात बहुत पुरानी है। यह सब कुछ तुम्हारे पिताजी की वजह से हुआ। तुम्हारे पिताजी एक लड़की से प्यार करते थे और उन दोनों की शादी भी होने वाली थी। शादी वाले दिन ही तुम्हारे पिता को पता चला जिस लड़की से वह प्यार करते हैं असल में वह चुड़ैल है, जिसने सुंदर लड़की का मुखौटा पहन रखा है। तभी तुम्हारे पिताजी उस चुड़ैल को मंडप में छोड़कर भाग गए
और उन्होंने मुझसे शादी कर ली। और जब इस बात की खबर चुड़ैल को लगी तो उसने तुम्हारे पिताजी को श्राप दिया कि तुम्हारे यहाँ पर जो भी संतान होगी वह साधारण नहीं होगी। उस चुड़ैल के श्राप की वजह से ही तुम तीनों किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती बेटा। पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वह चुड़ैल से प्यार करते थे तो उसे शादी भी कर लेते। उनकी वजह से हमें ये श्राप तो मिला नहीं होता। हम तीनों बहनों को कितनी परेशानी होती है हम ही जानते हैं। ऐसा कहकर तीनों बहनें कॉलेज चली जाती हैं। तभी तीनों बहनों को कॉलेज की सीनियर लड़कियां देख लेती हैं और वह उनके पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, आज तुम तीनों बहनों का इस कॉलेज में पहला दिन है और हम इस कॉलेज की सीनियर लड़कियां हैं, इसलिए तुम्हारी रैगिंग होनी तो जरूर है। और ये क्या तुमने बकवास से दस्ताने पहन रखे हैं? चलो जल्दी से सबसे पहले इन दस्तानों को उतारो, उसके बाद हम तुमसे बात करते हैं। सॉरी दीदी, हम यह दस्ताने नहीं उतार सकते, आप हमसे ऐसे ही बात कर लीजिए। सॉरी। काजल, आज तक मैंने तुम्हारी इतनी इंसल्ट होते नहीं देखी। ये आज ही इस कॉलेज में आई है और आज ही तुम्हारी बात नहीं मान रही। काजल, तुम्हें इन्हें सबक सिखाना चाहिए, वरना आज इनकी इतनी हिम्मत हो रही है, कल और हिम्मत हो जाएगी और उसके बाद इस कॉलेज में कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। हाँ दिव्या, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और तुम बेवकूफ लड़की हो। ये जो तुमने बेवकूफी की है ना मेरी बात ना मानकर, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। पूनम, तुम इस पूरे कॉलेज के 20 चक्कर लगाओगी और संध्या तुम इस पूरे कॉलेज की सफाई करोगी। वर्षा, तुम जितने भी वॉशरूम और जितने भी टॉयलेट्स हैं उन्हें तुम साफ करोगी और यह काम 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अगर 2 घंटे के अंदर अंदर नहीं हुआ तो तुम्हें और बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। समझ आ रही है या फिर मैं तुम्हें अपने स्टाइल में समझाऊं? बेचारी तीनों बहनें अपने काम में लग जाती हैं। पूनम पूरे कॉलेज के 20 चक्कर लगाती है जिसकी वजह से वह थककर नीचे गिर जाती है और संध्या पूरे कॉलेज की सफाई करती है और वर्षा बेचारी सारे टॉयलेट सारे वॉशरूम साफ करती है। इतना सारा काम करने की वजह से तीनों बहनें बहुत ज्यादा थक जाती हैं और वह अपनी क्लास भी नहीं ले पाती और घर आ जाती हैं। अब रोज ऐसा ही होने लगा था। काजल तीनों बहनों से रोज दस्ताने उतारने के लिए कहती और तीनों बहनें मना कर देती और उसके बाद काजल उन तीनों बहनों को कड़ी से कड़ी सजा देती। एक दिन काजल दिव्या से कहती है, दिव्या, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। हम इन तीनों बहनों को बड़ी से बड़ी कठिन से कठिन सजा देते हैं, लेकिन ये तीनों बहनें अपने दस्ताने उतारती नहीं है, सजा के लिए तैयार हो जाती हैं। हमें कुछ तो करना होगा जिससे हमें पता चले आखिर इन दस्तानों के पीछे राज क्या है। ऐसा कहकर दोनों एक प्लान बना लेती हैं और दिव्या 3 गिलास के अंदर नशीली दवाई डालकर तीनों बहनों के पास लेकर जाती है और उनसे कहती है, आज तुम्हें बहुत कठिन सजा मिली है। मैं काजल जितनी कठोर नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम तीनों के लिए जूस लेकर आई हूँ। तुम तीनों बहन आराम से पी लो, ठीक है? उसके बाद काम कर लेना। बेचारी तीनों बहनों को कहाँ पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही तीनों बहनें वह जूस पीती हैं तो तुरंत तीनों बेहोश हो जाती हैं और उन तीनों के बेहोश होते ही काजल और दिव्या उनके दस्ताने उतार देती हैं। और कुछ समय बाद जब उन्हें होश आता है तो वह देखती हैं कि उनके हाथ में तो दस्ताने ही नहीं है। तभी तीनों बहनें घबरा जाती हैं और संध्या रोते हुए दोनों बहनों से कहती है, दीदी, हमें अपने दस्ताने उतारने ना पड़े, हमारा राज किसी के सामने ना आए, इसलिए कॉलेज में आकर रोज हम काजल और दिव्या का इतना अत्याचार सहते हैं, इतना सारा काम करते हैं, हमारी पढ़ाई भी ठीक तरह से नहीं हो रही और उसके बाद भी हमारे पास हमारे दस्ताने नहीं है। लगता है ये राज अब सबके सामने आ जाएगा कि हम साधारण नहीं है, हमारे पास जादुई शक्तियाँ हैं और उसके बाद दीदी क्या होगा? हमें इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा जैसा हमेशा से होता आ रहा है। संध्या, तुम रोना बंद करो। अब हम तीनों बहनों को यहाँ से बहुत सावधानी से घर जाना होगा। ध्यान रहे गलती से भी हमें कोई ना देख ले। ऐसा कहकर तीनों बहनें जाने लगती हैं, लेकिन इन तीनों बहनों की बातें काजल और दिव्या सुन लेती हैं और जैसे ही छुपकर तीनों बहनें घर जा रही थीं,
तभी काजल और दिव्या पीछे से तीनों बहनों को धक्का दे देती हैं और वह नीचे गिर जाती हैं। और वही होता है जो होना नहीं था। पूनम की वजह से जमीन बर्फ की बन जाती है और संध्या की वजह से कॉलेज में आग लग जाती है और वर्षा की वजह से धरती हिलने लग जाती है। और इस तरह पूरे कॉलेज को पता चल जाता है कि ये तीनों बहनें कोई साधारण बहनें नहीं हैं। अरे अरे, ये तो हमारे कॉलेज में 3 चुड़ैल बहनें हैं, इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकालो वरना ये हमें मारकर खा जाएंगी। इस तरह पूरे कॉलेज में हड़कंप मच जाता है और प्रिंसिपल तीनों बहनों को अपने कॉलेज से निकाल देती हैं। तीनों बहनें रोते हुए घर वापस आ जाती हैं और अपनी माँ को सब बताती हैं। तभी कलावती कहती है, बेटा यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब तक हमने 5 गांव छोड़ दिए हैं। जहाँ भी तुम लोगों के बारे में पता चलता है वह हमें धक्के मारकर निकाल देते हैं। कॉलेज से तो तुम्हें निकाल दिया गया है, अब ये गांव वाले भी हमें निकाल देंगे। अब तो कुछ करना ही होगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे पता चला है काली पहाड़ी के पास एक जादूगरनी रहती है, हमें उसके पास जाना चाहिए। हो सकता है कि वह कोई समाधान ही बता दे। इस तरह कलावती अपनी तीनों बेटियों को जादूगरनी के पास ले जाती है और वहां जाकर जादूगरनी को सब बताती है। तभी वह जादूगरनी कलावती से कहती है, हाँ, इसका समाधान है। मैंने अभी अपने जादुई गोले में देखा है। इन तीनों बहनों को जो श्राप मिला है उससे इन्हें मुक्ति मिल सकती है, लेकिन उससे पहले तेरी इन तीनों बेटियों को ऐसे लड़कों से शादी करनी होगी जिनसे कोई भी लड़की शादी करना कभी पसंद नहीं करेगी। उनसे तेरी बेटियों को शादी करनी होगी और उन्हें सच्चे दिल से अपना पति भी मानना होगा और उनकी सेवा भी करनी होगी, तभी इन्हें श्राप से मुक्ति मिल सकती है। जादूगरनी की बात मानकर कलावती अपनी तीनों बेटियों को जादूगरनी के पास से घर लेकर आ जाती है और ऐसे 3 लड़कों को ढूंढने निकल जाती है जिन्हें देखकर कोई भी लड़की शादी करना नहीं चाहेगी। कलावती ऐसे ही लड़कों की तलाश कर रही थी। तभी कलावती देखती है एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी कलावती उसके पास जाती है और उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि वह क्यों रो रही है। तभी वह बूढ़ी औरत कलावती से कहती है, मेरी उम्र हो चुकी है, मेरा कुछ पता नहीं मैं कब इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। मरने से पहले अपने तीनों बेटों की शादी देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे बेटों की शादी होती नहीं है क्योंकि एक अंधा है, एक गूंगा है और एक लंगड़ा है। अब तुम ही बताओ, ऐसे लड़कों से वो लड़की शादी कर सकती है? मैं अपने तीनों बेटियों की शादी आपके तीनों बेटों से कराना चाहती हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। कलावती की यह बात सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह अपने बेटों की शादी तुरंत कलावती की बेटियों से कराने के लिए तैयार हो जाती है। और कुछ ही दिनों में बहुत धूमधाम से पूनम, संध्या और वर्षा की शादी उस बूढ़ी औरत के तीनों बेटों से हो जाती है। तीनों बहनें अपने अपने पति की बहुत सेवा करती हैं, उन्हें सच्चे दिल से अपना पति मानती हैं, उनका बहुत ख्याल रखती हैं। लेकिन एक दिन तीनों बहनें बातें कर रही थीं। काश हमारे पति भी ठीक हो जाएं, मेरा पति बोलने लग जाए, तुम्हारा पति चलने लग जाए और वर्षा तुम्हारा पति देखने लग जाए तो कितना अच्छा होगा। हमने सच्चे दिल से अपने अपने पति को अपना मान लिया है और अगर ये ठीक हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। पूनम बस इतना कहती ही है, तभी वह देखती है कि तीनों के पति बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। यह देखकर तीनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी तीनों बहनें समझ जाती हैं कि उन्हें श्राप से मुक्ति मिल चुकी है और उनका वह श्राप वरदान में बदल गया है। तीनों बहनें यह बात खुशी खुशी अपनी सास को बताती हैं। तभी वह खुश होकर अपनी तीनों बहुओं से कहती है, अरे वाह, मेरी तो एक नहीं, 2 नहीं, 3 बहुएं जादुई हैं, जिनकी जादुई शक्ति से मेरे बेटे बिल्कुल ठीक हो गए और अब तो धन दौलत की भी कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है, मैं तो धन्य ही हो गई ऐसी जादुई 3 बहुएं पाकर। इस तरह तीनों बहनें जादुई बहुएं बनकर अपने ससुराल में एक हंसी खुशी जीवन बिताती हैं। अब उन्हें दस्ताने भी पहनने नहीं पड़ते।